हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी रहेगी लेक्चर 4 रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लेक्चर सीरीज़ का। ये हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ है। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने पढ़ा था वेरियस जो सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड की, और साथ ही साथ हमने पोट्री जो थी इंडियन सिविलाइजेशंस की वो हमने पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस देख लें। तो आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा हिस्टोरिक के ऊपर, जो हिस्ट्री की तीन जो मेन टाइप्स थी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। अब हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हिस्टोरिक पीरियड की तरफ मूव करेंगे। तो हिस्टोरिक पीरियड में हम सारे जो आर्यंस यहाँ पर आए थे, आर्यंस के साथ साथ जो बाकी जो मिडवल पीरियड था उसमें कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पर आए थे, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने से पहले कुछ हम सोर्सेज जो होते हैं जो कि हिस्टोरिक पीरियड के, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड की अगर सोर्सेज की बात करें तो तीन मेन सोर्सेज होते हैं इसके: आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन ट्रेवलर्स और लिटरेचर। इन तीन सोर्सेज से हम हिस्टोरिक पीरियड का हम पता लगा सकते हैं कि इस हिस्टोरिक पीरियड में कौन कौन से यहाँ पर डायनेस्टीज़ रही थी, कौन कौन से यहाँ पर इन्वेडर्स आए थे। तो हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ सोर्सेज पढ़ेंगे, लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और ज़्यादातर हम ब्राह्मणिक लिटरेचर के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद हम आर्यंस जो हैं, अगले लेक्चर्स में आर्यंस कैसे यहाँ पर आए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कैसे यहाँ पर आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में, और धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे मिडल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे हम आएंगे। अभी हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो ब्राह्मणिक लिटरेचर है हमारा और हिस्टोरिक के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है कि तीन मेन सोर्सेज हैं हिस्टोरिक पीरियड के: आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन ट्रेवलर्स और लिटरेचर। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं, पुरातात्विक सोर्सेज जो होते हैं, जो कि दो सोर्सेज हैं इसके: क्वाइंस और एडिक्ट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स आ जाते हैं, और उसके बाद लिटरेचर जो है इसमें दो मेन सोर्सेज होते हैं: रिलीजियस लिटरेचर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर के भी बारे में हम पढ़ेंगे, और नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी है। आज हम रिलीजियस लिटरेचर से रिलेटेड मेन बुक्स आपको जो याद रखनी है, कुछ कुछ हम ब्राह्मणिक लिटरेचर से लेंगे। तो रिलीजियस में ब्राह्मणिक और नॉन ब्राह्मणिक लिटरेचर आता है, और नॉन ब्राह्मणिक में आते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इसमें हम पढ़ेंगे ब्राह्मणिक और डिफरेंट क्वाइंस, एडिक्ट्स, और ये सब कुछ हम लिटरेचर कौन सा है ब्राह्मणिक का वो हम पढ़ेंगे, वेदास वगैरह के बारे में। तो जो क्वाइंस थी, डिफरेंट डायनेस्टीज़ की, जो इंडिया में डिफरेंट एंशियंट इंडिया में जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ रही, उसके कॉइन्स के बारे में हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ में कौन कौन सी कॉइन्स रही हैं। अब जो जो ये डायनेस्टीज़ हैं इसके बारे में हम आगे एक एक करके ज़रूर पढ़ेंगे। एक एक करके हम वैदिक पीरियड, फिर मौर्यन पीरियड, फिर ग्रीक, कुशन, गुप्तास, हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले जो है, जो ये कॉइन्स है इसका हम ख़त्म कर लेते हैं कि कॉइन्स कौन कौन सी जो है डिफरेंट पीरियड्स में रही हैं, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, एक हिस्टोरिक पीरियड का इम्पोर्टेंट सोर्स है ये क्वाइंस। तो क्वाइंस की स्टडी को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अब डिफरेंट डायनेस्टीज़ में कौन कौन सी क्वाइंस मिली हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेराकोटा क्वाइंस जो थी ये पाई गई हैं। क्ले की क्वाइंस पाई गई हैं, यानी कि मिट्टी की क्वाइंस जो हैं बनी हुई ये पाई गई हैं। यानी इसका मतलब है कि इस टाइम पे उतना ज़्यादा डेवलप मेटल का यूज़ नहीं था। उसके बाद अगर देखा जाए तो मौर्यन पीरियड जो है, मौर्यन पीरियड में आहोट आहोट क्वाइन जो कि पंच मार्क्ड क्वाइंस थी उनका यूज़ होता था। और साथ ही साथ परना क्वाइंस यानी कि जिसमें सिल्वर रिमेन्स पाए जाते थे, उसका यूज़ किया जाता था। तो ये सिल्वर से बनी हुई कॉइन्स का इस्तेमाल मौर्यन पीरियड में होता था। इसको हम आहोट कहते थे या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते थे। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद ग्रीक्स जब आए, जब फॉरेन इन्वेजन हुआ और ग्रीक्स यहाँ पर आए, तो उस टाइम पे यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद कुशन्स, जब यहाँ पर कुशन्स आए थे तो यहाँ पर प्योर गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा इंडिया में, एंशियंट इंडिया में। उसके बाद गुप्ता गुप्ता पीरियड जब आया इंडिया में, उसके बाद गुप्ता पीरियड में
मोस्ट गोल्ड कॉइन्स जो हैं स्टार्ट हुई, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स यहीं यहीं से स्टार्ट हुई थी गुप्ता पीरियड में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हर चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर जो स्कंदगुप्त था, इसकी जो गोल्ड कॉइन्स थी इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा थी। फिर चंद्रगुप्त टू था, इसने गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ सिल्वर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने मयूर कॉइन एंड कोड़ी कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, कोड़ी की बनी हुई कॉइन्स। उसके बाद अब हम सातवाहनास की बात करेंगे तो इसमें ग्लास कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। हुमायूं के टाइम पे लेदर कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, और शेरशाह सूरी के टाइम पे दाम, रुपया और अशरफी का यूज़ किया जाता था। और ये दाम, रुपया और अशरफी जो है, तीन जो वर्नाज हैं सोसाइटीज़ के, उसके हिसाब से बांटे गए थे। दाम जो है ये तांबे का बना था, और जो लोअर कास्ट थी, शूद्रज वगैरह, उनके लिए ये दाम जो है चलता था। रुपया जो है जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उस टाइम पे, उसके लिए होता था, जो सिल्वर की बनी होती थी रुपया। और अशरफी जो है गोल्ड कॉइन्स होती थी, जो कि हायर क्लास जो सोसाइटी की थी उसके लिए बनी थी। तो ये शेरशाह सूरी ने ये दाम, रुपया और अशरफी लाई थी। तो यहाँ से जो है डिफरेंट कॉइन्स जो हैं डिफरेंट डायनेस्टीज़ में आपने देख ली कि कौन कौन सी कॉइन्स डिफरेंट डायनेस्टीज़ में आई हैं। अब आपको ये कॉइन्स याद रखनी है, सीक्वेंस वाइज आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आगे जब हम मेन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो तब भी ये कॉइन्स डिफरेंट मेंशन होंगी, पर यहाँ पर एक ही इसमें कंपाइल आपको मिलेगा कि कौन कौन से पीरियड में, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ में कौन सी कॉइन्स यूज़ होती थी। तो कॉइन्स के बाद हम चलते हैं, दूसरा सोर्स जो है हिस्टोरिक पीरियड का, वो था एडिक्ट्स। अब एडिक्ट्स क्या होते हैं? एडिक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर्स एंड रॉक्स। दोस्तों, एडिक्ट्स क्या होते हैं? एडिक्ट्स पत्थरों पे लिखे हुए कुछ संदेश होते हैं, जिनको हम अभिलेख कहते हैं। पत्थरों पे इंस्क्राइब किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस को उस टाइम पे इंस्क्राइब किया जाता था। पिलर्स पे या फिर रॉक्स पे, वहाँ पर कुछ मैसेजेस लिखे जाते थे। तो ये एडिक्ट्स जो हैं अभी भी मिले हैं। अगर देखा जाए इसके टाइप्स एडिक्ट्स के, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। रॉक एडिक्ट मतलब रॉक पे लिखा गया है। फिर पिलर एडिक्ट पे एक पिलर बनाया गया है, उस पे लिखा गया है। वॉल एडिक्ट में वॉल पे लिखा गया है। और फिर आखिरी आता है केव एडिक्ट, यानी कि केव्स में लिखा गया है। लंबा लंबा आप देखेंगे कि जो डिफरेंट वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि केव्स में लिखा हुआ मिला होता है, बहुत ज़्यादा रिटन कुछ मिला होता है, जो कि कभी कभार ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है कि वो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर अगर डिफरेंट एडिक्ट्स की बात करें, कुछ जो एडिक्ट्स हैं वो हम उनकी लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, पर कुछ जो एडिक्ट्स हैं वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर एडिक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले ये स्टार्ट किया था एक पर्शियन किंग था, डेरियस वन, जिसको हम डेरियस द ग्रेट कहते हैं। ईरान का ये किंग था, बहुत ही फेमस किंग था। इसने स्टार्ट किया था एडिक्ट कल्चर। एडिक्ट्स को सबसे पहले इसी ने लाया था। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले अशोका द ग्रेट जो था, इन्होंने एडिक्ट्स का इस्तेमाल किया था। जैसे हम देखते भी हैं कि डिफरेंट एडिक्ट्स जो हैं, जो अशोका का पीरियड था, अशोका का रूल था, उस टाइम से हमें मिलते हैं एडिक्ट्स अभिलेख। बहुत सारे एडिक्ट्स हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने अशोका का जो स्तंभ थे वो भी, उनका इस्तेमाल अब हम मॉडर्न इंडिया में भी करते हैं। तो एडिक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इससे हमें डिफरेंट जो कल्चर था उस टाइम का, उसका भी पता चलता है। क्योंकि उसमें लिखा है कि किस प्रकार का, यहाँ पर जो एडिक्ट्स में कुछ जो रिटन मैसेजेस थे, उससे हमें ये पता लग जाता है कि किस प्रकार का कल्चर, किस प्रकार के लोग, क्या वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पे था, वो हमें पता चलता है। तो एडिक्ट्स का ये है रेलिवेंस। उसके बाद अगर हम देखें तो एडिक्ट्स के बाद जो मेजर सोर्सेज हैं हिस्टोरिक पीरियड के, वो है फॉरेन ट्रैवलर्स का। तो फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में विज़िट किए थे उस टाइम पे, तो उन फॉरेन ट्रैवलर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक्स लिखी जिसमें एंशियंट इंडिया के बारे में, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे थी। तो अगर मेजर ट्रैवलर्स की अगर बात करें और उनकी बुक्स की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे मेजर ट्रैवलर जिसको हम कहते हैं हेरोडोटस, जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, हेरोडोटस ने लिखी थी हिस्टोरिका। तो ये एक मेजर ट्रैवलर रहा है जिसने हिस्टोरिका बुक लिखी है, तो इसको हम हिस्ट्री का फादर भी कहते हैं इस वजह से। फिर आते हैं प्लिनी। प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका इन्होंने लिखी है।
इसमें भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उस टाइम के ऊपर वो इन्होंने मेंशन की हैं। उसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इनके राइटर, इसका राइटर मेंशन नहीं था इस बुक का, पर इसके राइटर के बारे में पता तो है नहीं, पर ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक रही है हिस्टोरिक पीरियड की। फिर है प्टोलोमी। प्टोलोमी जो है इसने ज्योग्राफी का बुक लिखी है, जिसमें इसने ये बताया था कि सन जो है वो रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, कि सन ही रोटेट करता है, अर्थ रोटेट नहीं करती, पर ये गलत था यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेजर ट्रैवलर्स हैं और उनकी बुक्स हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ और ट्रैवलर्स हैं वहाँ इसमें आते हैं कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इसमें मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है इन्होंने इटली से चाइना में ट्रैवल किया था। ये चाइना में इन्होंने ट्रैवल किया था इटली से, तो मार्को पोलो ने इटली से चाइना में ट्रैवल किया था और इन्होंने बुक जो लिखी है वो लिखी है जर्नी टू चाइना। तो यहाँ पर इन्होंने चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उनका कल्चर कैसा था उस टाइम के ऊपर, वो मेंशन किया गया है। उसके बाद मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे ये यहाँ पर ग्रीस से यहाँ पर इंडिया में आए थे, यूनान से इंडिया में आए थे उस टाइम पे। और इन्होंने ट्रैवल किया था सलीशियस निकेटर, जो कि आर्मी चीफ थे अलेक्जेंडर, यानी कि इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो अलेक्जेंडर सिकंदर था, उसने कैसे इन्वेड किया था इंडिया को, उसके बारे में भी हम फॉरेन इन्वेजन्स में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें जो हम सिर्फ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो मेगास्थनीज था, ये जो यूरोपियन ट्रैवलर था, इसने ग्रीस से इंडिया में ये आया था। और सलीशियस निकेटर जो था, इसने भी इसके साथ ट्रैवल किया था। जो सलीशियस निकेटर था वो क्या करना चाहता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको मारना चाहता था, पर वो इस चीज़ में सफल नहीं हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसको मार दिया था और इसकी बेटी से शादी कर ली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आगे जब चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, तो तब आपको ये सब चीज़ें मेंशन मिलेंगी, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेगास्थनीज था, जब इसने इंडिया में ट्रैवल किया तो इसने बुक लिखी इंडिका। इंडिका जिसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया गया है कि महाजनपदा काल, जो जब मौर्यन काल था, तो उस टाइम के ऊपर जो बिम्बिसारा वगैरह, अजातशत्रु, ये जो रूलर्स उस टाइम के ऊपर थे, तो उस टाइम इंडियन पॉलिटी का क्या हाल था, किस तरीके की इंडियन पॉलिटी थी, क्या क्या इसमें चलता था उस टाइम के ऊपर, तो ये इसने इंडिका बुक अपने में मेंशन किया है मेगास्थनीज ने। अब यूरोपियन ट्रेवलर्स के बाद आ जाते हैं चाइनीज़ ट्रेवलर्स। चाइना से कुछ लोग इंडिया में आए थे। तो सबसे पहला इसमें था फ़ाहीन, जिसको हम फ़ाक्सीन भी कहते हैं या फ़ाहीन कहते हैं। 399 AD से लेकर 413 AD तक ये रहा। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी फोको की जो है, ये चाइनीज़ बुक का नाम है, तो आपको याद रखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी। फोको की, ये फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया ये किस लिए आए थे, ताकि वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में ये जान सकें कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा है, उसके बारे में ये जान सकें, तो इसलिए ये इंडिया में आए थे। सेकंड जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो हैं ह्यूएन सैंग। ह्यूएन सैंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्रैवलर रहे हैं। तो ये इंडिया में आए थे ताकि वो स्टडी कर सकें। नालंदा यूनिवर्सिटी से वो स्टडी कर रहे थे, तो इंडिया में स्टडी करने के लिए आए थे। पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर इंडिया में यहाँ के कल्चर को देखा और यहाँ से इंस्पायर होकर एक बुक लिखी थी CU की। इन बुक्स का आपको याद रखना है और फॉरेन ट्रैवलर का आपने याद रखना है कि कौन से फॉरेन ट्रैवलर ने कौन सी बुक लिखी है। ह्यूएन सैंग ने CU की बुक लिखी थी, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का रिकॉर्ड भी है और साथ ही साथ जो इंडिया का सोशल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस उस टाइम के ऊपर क्या थी, वो भी मेंशन है CU की में। अगला जो फॉरेन जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वो था इत सिंह। इत सिंह ने क्या किया था, इत सिंह जब इंडिया में आया था तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट बुक्स थी, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो थे, उनको कॉपी किया और अराउंड 400 कॉपीज़ इन्होंने रिटन खुद लिख के इन्होंने वो कॉपीज़ जो है चाइना में ले गया था और वहाँ से बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ था। इस वजह से तिब्बत में जो है आज बुद्धिज़्म इतना प्रचलित है। अब चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बाद मुस्लिम ट्रैवलर्स की भी बात करते हैं कि जो मुस्लिम ट्रैवलर्स यहाँ पर इंडिया में आए थे। तो
मुस्लिम ट्रैवलर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है अल बरूनी। अल बरूनी जो है, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी तारीख़ उल हिंद। तारीख़ उल हिंद में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लैंग्वेज, रिलीजन और फ़िलॉसफ़ी क्या रही थी उस टाइम के ऊपर हिंदूज़ की, उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक तारीख़ उल हिंद में बताया है। उसके बाद जो सेकंड मुस्लिम इम्पोर्टेंट ट्रैवलर हैं वो हैं अल मसूदी। अल मसूदी जिनको हम हेरोडोटस कहा जाता है, अरब्स का हेरोडोटस कहा जाता है कि अरब वर्ल्ड में ये हेरोडोटस माने जाते हैं कि हिस्ट्री के बहुत बड़े ये ज्ञाता रहे हैं उस टाइम के। और इन्होंने लिखा था, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी किसके बारे में, इंडियन मानसून कैसा रहता है उसके बारे में अल मसूदी ने जानकारी दी थी। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट मुस्लिम ट्रैवलर हैं वो हैं अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो थे ये पर्शिया के किंग, उस टाइम पे पर्शिया का जो किंग था शाहरुख, शाहरुख के ये एम्बेसडर थे, जो कि तिमुरिड डायनेस्टी का था शाहरुख। इसने रूल किया था 1442 से लेकर 1445 तक। तो अब्दुल रज़ाक क्या थे, ये एम्बेसडर थे शाहरुख के, जो कि पर्शिया का किंग था उस टाइम पे। अब जो अब्दुल रज़ाक जो था, ये जब इंडिया में एज एम्बेसडर आया था, तो यहाँ पर इसने एक बुक लिखी थी मतला उस सदैन। मतला उस सदैन इसने बुक लिखी थी। और ये किसके बारे में थी, ये साउथ इंडिया में यहाँ इसने जब ट्रेवल किया था तो उसके बारे में इसने बताया था, लिखा था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो फॉरेन ट्रैवलर, जो मुस्लिम ट्रैवलर थे वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है, बहुत आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं इनकी। ये मिडवल मुस्लिम ट्रैवलर थे। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी रहला। रहला जो है इन्होंने बुक लिखी थी, क्योंकि ये इस बुक में इन्होंने ट्रैवल लॉग्स के बारे में बताया था कि जब ये ट्रैवलिंग कर रहे थे तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनके रास्ते में आई थी। तो कौन कौन से कल्चर्स से ये मिले थे, कौन कौन से जगहों में गए थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है इब्न बतूता ने। दोस्तों, फॉरेन ट्रैवलर्स के बाद अब हम बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड का जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर था उसके बारे में। लिटरेचर में आज हम सिर्फ ब्राह्मणिक लिटरेचर के ऊपर जाएंगे। कल के लेक्चर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में भी बात करेंगे, और कैसे ये प्रचलित हुआ, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हम बुद्धिज़्म की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद नॉन लिटरेचर बुक्स जो थी, नॉन रिलीजियस बुक्स जो थी, उसके बारे में भी हम इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। उसके बाद हम आर्यन पीरियड के ऊपर चले जाएंगे अगले लेक्चर्स में, और उसके बाद आगे की तरफ महाजनपदा काल की तरफ हम चले जाएंगे। तो अब लिटरेचर में देखा जाए तो आपको पता है कि रिलीजियस लिटरेचर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। तो आज हम रिलीजियस लिटरेचर में जो ब्राह्मणिक लिटरेचर उसके बारे में हम करेंगे। ब्राह्मणिक, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये तीन मेन लिटरेचर हैं रिलीजियस लिटरेचर्स। अब ब्राह्मणिक में आपको पता है कि वेदास, पुराणास इसमें आते हैं। जैनिज़्म जो था, जैनिज़्म का जो लिटरेचर लिखा गया था वो लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज क्या थी, ये उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रचलित, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में इसको उतना ज़्यादा नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखते हैं, ना कि पुराने जब उस टाइम का समय था उस टाइम पे भी उतने लोग इसको फॉलो नहीं करते थे, इस लैंग्वेज को बोलते नहीं थे। इस वजह से जो जैनिज़्म जो था उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उतना ज़्यादा फैला नहीं था पूरे वर्ल्ड में। तो जैनिज़्म इसलिए बहुत ही सीमित रह गया था, क्योंकि इसका इसमें प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस प्राकृत लैंग्वेज के ज़्यादा ज्ञाता उस टाइम के ऊपर नहीं थे। तो यहाँ पर इनके जो लिटरेचर हैं जैनिज़्म के, मेन इसके इनके सूत्रास और आदि पुराण्स होते हैं। फिर बुद्धिज़्म में देखा जाए तो इसमें पाली लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे बहुत प्रचलित थी, इसका इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से बुद्धिज़्म जो है ज़्यादा फैला था, फैलाव इसका ज़्यादा हुआ था। तो बुद्धिज़्म में त्रिपीटक के बारे में हम पढ़ेंगे, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्य पीटक, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ये जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं, और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कैसे फैला उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। पर आज हम ब्राह्मणिक लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्राह्मणिक लिटरेचर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हैं वेदास। तो वेदास के बारे में कहा जाता है कि ये ह्यूमन ने नहीं लिखे थे, इंसान ने नहीं लिखे थे, इनको सुपरनेचुरल पावर्स जो थी कुछ इन्होंने ही लिखे थे। पर इसको कलेक्ट करने का काम किया था कृष्णा द्वायपायन वेद व्यास। वेद व्यास जी ने इन वेदास को कलेक्ट किया था। ये वो व्यास नहीं है, ये दूसरे वेद व्यास हैं। कृष्ण दयापायन वेद व्यास हैं, ये महाभारत वाले वेद व्यास नहीं हैं। इनिशियली
यहाँ पर 3 वेदास को इसने कलेक्ट किया था, 3 वेदास को कंपाइल किया था, जो कि थे ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा। पर अथर्ववेदा को कलेक्ट करने का काम 500 से 600 साल बाद हुआ था, जब इनिशियली ये तीनों वेदास ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा कलेक्ट होने के बाद जो है अथर्ववेदा कलेक्ट हुआ था। अब वेदास में यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेदास को 4 मेन टाइप्स में बांटा गया है: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। अब ऋग्वेदा में क्या कहा गया है? ऋग्वेदा में है यहाँ पर कुछ प्रेयर्स और मंत्रास यहाँ पर ज़्यादा हैं, कुछ प्रेयर्स और प्रार्थनाएं और मंत्रास यहाँ पर ज़्यादा मेंशन किए गए हैं। अब इसके 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं यहाँ पर ऋग्वेदा के, और इनको हम मंडलास भी कहते हैं कि 10 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसकी, 10 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ऋग्वेदा के। और यहाँ पर ऋग्वेदा में बताया गया है कि सोसाइटी का डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, कर्मा यानी कि जो वो काम करते हैं उसके बेसिस पे सोसाइटी का डिवीजन किया गया है ऋग्वेदा में। शूद्र वर्ड भी ऋग्वेदा से ही आया है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दे हैव डन। उस टाइम पे जो भी वो काम करते थे उस बेसिस पे ऋग्वेदा ने इनको 4 जो पार्ट्स हैं इसमें बांटा था सोसाइटी को। ऋग्वेदा में ये आ गया। फिर सामवेदा जो है ये रिलेटेड है म्यूज़िक से। म्यूज़िकल जो भी चीज़ें आजकल हम देखते हैं कि जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 जो ये सुर हैं, ये सामवेदा से ही आए हैं। उसके बाद यजुर्वेदा के बारे में अगर देखें तो यजुर्वेदा का जो कुछ पार्ट है वो पोइट्री में है और कुछ जो है प्रोज में है। अब प्रोज जो पोर्शन है इसका, ये वॉर से रिलेटेड है कि वॉर कैसे करना है, वॉर की नीतियाँ क्या होती हैं, क्या कैसे युद्ध लड़ा जाता है, वो सब चीज़ें इसमें प्रोज पोर्शन जो है यजुर्वेदा का उसमें मेंशन है। उसके बाद पोइट्री पोर्शन जो है इसका इसका वो है यजना, यानी कि वर्शिप, यानी कि यज्ञ से ये रिलेटेड है कि यज्ञ कैसे किया जाता है। तो ये पोइट्री पोर्शन उससे ही रिलेटेड है। तो यजुर्वेदा के 2 इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोइट्री पोर्शन और प्रोज पोर्शन में। फिर आता है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा रिलेटेड है ब्लैक मैजिक यानी और विचरी से। ब्लैक मैजिक यानी कि वशीकरण या फिर काला जादू, तो इसके बारे में अथर्ववेदा में बताया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेदास के कुछ उपवेदास के बारे में, कि वेदास के कुछ उपवेदास भी हैं और उनके ज्ञाता यानी कि उनके नोवर्स के बारे में, कि कौन कौन सबसे बड़े ज्ञाता रहे इन वेदास या उपवेदास के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेदा की। तो ऋग्वेदा के जो सबसे बड़े नोवर रहे वो हैं होत्री, और ऋग्वेदा का उपवेदा है आयुर्वेदा। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेदा का उपवेद है आयुर्वेदा और इसके नोवर हैं होत्री। आयुर्वेदा के नोवर हैं प्रजापति। फिर उसके बाद आता है दूसरा वेदा, आता है सामवेदा। सामवेदा के नोवर हैं उद्गथा। सामवेदा का उपवेदा है गंधर्व वेदा और इसके नोवर हैं नारद। यजुर्वेदा का जो नोवर थे वो थे अथर्वव्यू, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेदा। धनुर्वेदा के नोवर हैं विश्वामित्रा। उसके बाद जो आखिरी वेदा है अथर्ववेदा, इसके नोवर यानी कि ज्ञाता कहा जाता है ब्रह्मा को, और अथर्ववेदा का उपवेद है शिल्पवेदा। शिल्पवेदा के नोवर यानी कि ज्ञाता है विश्वकर्मा। तो ये आपने याद रखना है, इसके बारे में क्या पता आपको क्वेश्चन आ सके। अब हम करेंगे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। ऋग्वेदा की जो बुक इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ऐतरेय एंड कौस्तिकी। ऐतरेय एंड कौस्तिकी जो हैं ऋग्वेदा की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 2 ये आपने याद रखनी है। उसके बाद सामवेदा की है पंचविश। यजुर्वेदा की बुक है तैतरेय और शतपथ। अथर्ववेदा की इंपॉर्टेंट बुक है गोपथ। तो ये आपने याद रखेंगे। उसके बाद वेदास के बाद जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मणिक लिटरेचर आता है वो आता है आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक ऐसी बुक्स होती हैं जो कि नॉन सिविलाइज्ड एरिया में लिखी गई हैं, यानी कि जंगल में लिखी गई हैं। आरण्यक में यहाँ पर वेदास भी आते हैं, क्योंकि वेदास जो 3 वेदास थे वो ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा ये नॉन सिविलाइज्ड एरिया में लिखे गए थे, यानी कि जंगलों में ही लिखे गए थे। तब इंसान इतना सिविलाइज्ड नहीं था, तो आरण्यक इसे कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो था ये
तब लिखा गया था जब इंसान सिविलाइज हो गया था। तो आर्यनक जो है ऐसी बुक्स इसमें आती हैं जो कि नॉन सिविलाइज्ड एरिया में लिखी गई थी। उसके बाद आर्यनक के बाद जो इम्पोर्टेंट ब्राह्मणिक लिटरेचर है वो है वेदांग। वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। वेदों के अंग जो हैं 6 हैं टोटल। तो इसमें सबसे पहले आता है व्याकरण, फिर आता है ज्योतिष, फिर आता है निरुक्त, शिक्षा, काली, कल्प एंड छंद। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वेदांग हैं। अब वेदांग जो हैं वेदों के अंग हैं कि वेदों को कैसे अंगों में डिवाइड किया गया है, कैसे इसको पढ़ना है वेदों को। तो उसके लिए हमें वेदांग पढ़ने पड़ते हैं पहले, उसके बाद हम वेदों को पढ़ सकते हैं। तो वेदांग में सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ता है व्याकरण। व्याकरण पढ़ने के लिए हमने ग्रामर पढ़ना, व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ना पड़ता है इसके लिए सबसे पहले। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बुक है अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय जो है ग्रामर की इम्पोर्टेंट बुक है। व्याकरण की बुक जो है इसमें वेदांग जो है ये वेदास का पहला वेदांग जो है ये प्लिनी ने लिखा था अष्टाध्याय। उसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष जो है ये इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है वृहद संहिता। ज्योतिष के बारे में भी पढ़ा जाता है इसमें, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी इसमें के बारे में पढ़ा जाता है। इसकी बुक जो है इम्पोर्टेंट वो है वृहद संहिता जो कि लिखी थी व्रहमीर ने। उसके बाद निरुक्त आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है वेदास को पढ़ने के लिए। उसके बाद शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट अंग है। फिर है कल्प, ये भी इम्पोर्टेंट अंग है, वेदांग है। उसके बाद आते हैं छंद, ये भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। इन सब 6 जो वेदांग हैं इनको पढ़ने के बाद हम वेदास को पढ़ सकते हैं। जैसे क्योंकि हमने जब इंग्लिश या हिंदी का लिटरेचर इंग्लिश या हिंदी जब हम पढ़ते हैं उसके पहले हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमने बाकी जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो हमें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जान सकते हैं। तो वैसे ही वेदास भी है। अब यहाँ पर वेदांग के बाद जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है वो आते हैं पुराण। पुराण जो है ब्राह्मणिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर देखा जाए तो इसमें 18 हैं टोटल पुराण 18 हैं नंबर में। और पुराणों को कहा जाता है कि ये फिफ्थ वेदा है, यानी कि 5वां वेद है। ये 4 वेदों के बाद ये 5वां वेद कहा जाता है पुराण को। पुराण को वेदों का वेद भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज वेदों का वेद। अब यहाँ पे 3 मेन जो पुराण इसमें मेंशन किए गए हैं, 18 टोटल हैं पर 3 ही मेन जो मेंशन किए गए पुराण वो हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ये आपने याद रखना है। विष्णु पुराण जो थे इसको मौर्यन पीरियड के टाइम पे, मौर्यन जब पीरियड था, मौर्यन रूल जब था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसको महत्व दिया गया था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित था ये। मत्स्य पुराण जो सातवाहनास के टाइम पे था। उसके बाद वायु पुराण जो था गुप्ता पीरियड जो था, गुप्ता काल जो था, गुप्त काल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा था। उसके बाद आ गया पुराण के बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट ब्राह्मणिक लिटरेचर उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद टोटल 108 हैं जिसमें 13 रिकग्नाइज्ड हैं। 108 नंबर में तो हैं पर 13 सिर्फ रिकग्नाइज्ड उपनिषद हैं। अब उपनिषद का मतलब होता है कि शिक्षा लेना इन फ्रंट ऑफ किसी टीचर के समीप जाकर जो है उससे शिक्षा लेना। जैसे कि गुरुकुल में जो पुराने गुरुकुल होते थे वहाँ पर जो टीचर था उपनिषद के द्वारा करता था, उपनिषद के द्वारा शिक्षा देता था। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो गुरु के समीप जाकर उससे शिक्षा लेते थे। उसका नाम है उस इसलिए हम इसको इनको उपनिषद कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपनिषद में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है राजपूत को। उस टाइम पे जो राजपूत थे गुरु जो है सबसे ज़्यादा इनको महत्व देते थे। तो अगर उपनिषद जो देखा जाए तो गुरु के समीप जो इम्पोर्टेंट उपनिषद जो पढ़ाए गए हैं स्टूडेंट्स को, वो कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, वृहद नारायण, अलोपनिषद और कठोपनिषद और जलोपनिषद। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते जो ये वर्ड है कि सत्य की जीत हमेशा होती है, ये उस उपनिषद में मेंशन है, रिटन है। वृहद नारायण ये हमारा पहला उपनिषद था। अलोपनिषद जो है लास्ट उपनिषद जो अकबर के टाइम पे आया था। फिर है
कठोपनिषद जो है यहाँ पर यम, नचिकेता और ओम की स्टोरीज मेंशन है इसमें। फिर जलोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। मुंडोक उपनिषद, बृहद नारायण, आलोपनिषद, कठोपनिषद और जलोपनिषद, तो ये उपनिषद के बारे में था। उसके बाद स्मृति लिटरेचर भी आया था ब्राह्मणिक लिटरेचर में, जो कि 36 टोटल इसका नंबर था स्मृति लिटरेचर का। अब इसमें थॉट्स और टीचिंग्स लिखी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एंशियंट लोग थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो थी एंशियंट इंडिया की या पुराने जो इंडिया था उस टाइम पे, तो उस उनके कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स के बारे में या उनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो भी तुम्हारा मन करे, मन की सुनो और बॉडी को अपने पेन मत दो, जो तुम्हारा मन बोलेगा वही करो, तो ये उन्होंने बोला था। हालांकि आज ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मन के हिसाब से चलेंगे तो मन तो कुछ भी बोलता है। उसके बाद जो दूसरी स्मृति लिटरेचर था वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये मनु ने लिखी थी। अब ये ओल्डेस्ट बुक थी जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड थी। सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की राजनीति कैसी रही थी, तो ये सबसे पुरानी बुक है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, मनुस्मृति। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं मनुस्मृति के, यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया है मनुस्मृति में मैरिज एज, मैरिज की कितनी एज होनी चाहिए वो इसमें मेंशन किया गया है कि लड़के की एज जो है एक शादी करने के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए और लड़की की 12 ईयर्स। तो इसमें बहुत बड़ा गैप था कि लड़का 25 ईयर्स के बाद ही शादी कर सकता है और लड़की 12 ईयर्स पर ही इसको शादी कर लेनी चाहिए। तो एक यहाँ पर एक ये फीचर था इसका मनुस्मृति का। उसके बाद इस मनुस्मृति में 8 टाइप्स की मैरिजेस भी मेंशन की गई हैं। यहाँ पर 16 संस्कार जो हैं ये भी मेंशन किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कैसे अपने सर्वेंट्स पे या जो प्रजा है कैसे उस पर रूल कर रहा है, राजा के बारे में बताया कि राजा को कैसे अपनी प्रजा के ऊपर रूल करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर वुमेन और दलित्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, इस वजह से वुमेन और दलित्स जो हैं उन्होंने इस बुक का बहुत अपोज़ किया है, बहुत ज़्यादा अपोज़ किया है, इसको विरोध बहुत ज़्यादा मिला है इस बुक को। उसके बाद आते हैं स्मृति लिटरेचर के बाद आता है ऋण। ऋण का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऋण के हिसाब से जो ब्राह्मणिक लिटरेचर है उसमें 3 इम्पोर्टेंट ऋण रहते हैं हमारे। एक रहता है देव ऋण, ऋषि ऋण और थर्ड होता है पितृ ऋण। देव ऋण यानी कि देवताओं से रिलेटेड हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऋषियों के से रिलेटेड हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पितृ, पितृ यानी कि हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनसे रिलेटेड हमारे एक ऋण है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऋण के बाद आ जाते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है अपनी एबिलिटी को प्रूव करना, टू प्रूव यूर एबिलिटी, उसका मतलब है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में 4 मेन टाइप्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर पुरुषार्थ में जो हिंदू लिटरेचर या फिर ब्राह्मणिक लिटरेचर है इसमें बताया गया है कि 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, धर्म पे चलना है। फिर है अर्थ, अर्थ यानी कि जो पैसे या अर्थव्यवस्था जो है उसका मेंटेनेंस कैसे करना है। फिर काम, काम यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कैसे कंट्रोल करना है। फिर है मोक्ष, यानी कि मोक्ष यानी कि सब बंधनों से कैसे मुक्त होना है। तो ये 4 टाइप्स थी पुरुषार्थ की। उसके बाद लाइफ को भी डिवाइड किया गया है इस पुरुषार्थ में कि लाइफ के 4 पार्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए जो कि 25 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ, 25 ईयर्स के बाद गृहस्थ में चला जाना चाहिए। उसके बाद वनप्रस्थ होना चाहिए, 50 की एज में वनप्रस्थ, और लास्ट पे सन्यासी बनना चाहिए। तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं लाइफ के जो पुरुषार्थ में मेंशन किए गए हैं। पुरुषार्थ के बाद आखिरी जो ब्राह्मणिक लिटरेचर था वो था महाकाव्य। महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रामायण और महाभारत के बारे में मेंशन है, रामायण और महाभारत। तो रामायण में देखा जाए तो यहाँ पर 24,000 श्लोक्स हैं। रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, और यहाँ पर रामायण के 7 लेसन्स हैं जिसको हम कांड कहा जाता है हिंदी में, या लेसन्स कहा जाता है इंग्लिश में। 7 लेसन्स हैं इसके,
जिसमें सबसे बड़ा कांड जो है वो है युद्ध कांड, और सबसे इम्पोर्टेंट कांड है सुंदर कांड। उसके बाद महाभारत में देखा जाए तो महाभारत के 1,11,000 श्लोक्स अभी प्रेजेंटली इतने श्लोक्स हैं, जिसमें 18 चैप्टर्स टोटल हैं, और हर एक दिन जो 18 डेज का वॉर चला था, हर दिन का एक अलग ही चैप्टर है महाभारत का। ये लिखी थी वेद व्यास ने। तो ये है महाकाव्य। तो दोस्तों ये थे हमारी ब्राह्मणिक लिटरेचर। दोस्तों यह आज का हमारा लेक्चर रहा। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, साथ ही साथ हम जो नॉन रिलीजियस बुक्स